जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। और मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, एक क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रहा था जिसको हमने और आपने मिलकर नाम दिया है धुआंधार प्रैक्टिस। तो धुआंधार प्रैक्टिस के भाग थर्ड के रूप में हम देखेंगे कि देखिए क्या चीज दिया गया है कि उसके पहले क्वेश्चनों से पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, जैसे सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सपना अगर देखना है केवल तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से सो जाओ, बढ़िया से सपने आएंगे। लेकिन दोस्तों, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। समझ में आई बात ना? लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए। इतना मेहनत करो कि नींद भी गायब हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ता हूं। पहला जो आज का मेरा क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखें। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किस पे निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में, संसद में, लोकसभा में? कोई तुरंत इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तुरंत इसका जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। क्या? जो राज्य को राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है, ये आंसर होगा आपका। क्या आंसर होगा? संसद। आप लोगों को पता है संसद को अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 को तहत राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन या उनके क्षेत्रों को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है। आप लोगों को पता होगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें आपातकाल स्थिति में देश का एक नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो आंतरिक होता है, आंतरिक विद्रोह होता है, एक होता है आपका आंतरिक विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह होता है। एक सशस्त्र विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह हो गया। और एक हो जाता है क्या? एक हो जाता है आपका वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इनको सबको लागू करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके आर्टिकल देखिएगा, इसमें दिया गया है आपको आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है। हाँ, राष्ट्रपति को किसी भी मैटर पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। दोस्तों अध्यादेश के विषय में किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? आर्टिकल 103 के तहत बताया गया है। ऐसा कोई क्राइम हो जिसके लिए भारतीय संविधान में कोई कानून ना हो, कोई लॉ ना हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति स्पेशल अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे तो इसका जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष इसका राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष या कह सकते हैं जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित किसके प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के विषय में आप लोगों को पता है, भारतीय लोकसभा, भारत में जो लोकसभा है, संसद जिसको कहा जाता है पब्लिकों का सदन या पब्लिक का सदन कहा जाता है, उसका जो जिक्र किया गया है आर्टिकल 81 के अंदर किया गया है। और लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या वर्तमान मैक्सिमम 552 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों क्या आपके सब प्रश्न ये समझ में आया? अगर समझ में आया
तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, जरूर थम्स अप करिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रीटें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में आप लागू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है इसको। उसके न्यायिक पुनरावलोकन के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है उसके विषय में इसमें बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की बात करता है तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 14 में आप सभी को पता है इसमें समता और समानता का अधिकार दिया गया है, क्षमता और समानता का अधिकार की बात की गई, समानता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता की बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है, छुआछूत का विरोध किया गया है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत कई सारी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम के तहत ये प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने टहलने की स्वतंत्रता है, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता है। ये सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर ये क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पर तो थम्स अप करना ना भूलें, थम्स अप करें कमेंट बॉक्स पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो पाए। और दोस्तों, और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सब राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ये क्या बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। और इसके बाद देखिएगा कितना 14 से 18 तक, और हम देखते हैं 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात किया जाता है। आपके उसमें फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम की बात किया जाता है दोस्तों। और देखिएगा आर्टिकल 23 और 24 में, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोगों को पता होगा इसके विषय में, शायद आप लोग पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दे लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 के अंदर दिया गया है बलात् श्रम या बेगार मजदूरी, बेगार या दास्ता के विषय में बताया। किसी भी व्यक्ति से हम बलात् श्रम नहीं करवा सकते, उसको बेगार में नहीं रख सकते, उसे हम दास नहीं बना सकते। ये आपके आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 के अंतर्गत कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बालक को, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कामों में, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। क्या क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो इसको आप थम्स अप करेंगे, जरूर लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, भारत के संविधान की विशेषता कैसी है? भारत के संविधान की विशेषता कैसी है? कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम पता होना चाहिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें, उसके बनने में
150 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया गया था। तो आप लोग देखिएगा कुछ लचीले देशों का भी संविधान अध्ययन किया गया, कुछ कठोर देशों का भी किया गया। तो भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है दोस्तों? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ना तो बहुत कठोर है ना तो बहुत लचीला है। अच्छा, कठोर संविधान की बात करूं तो यूएसए का संविधान है, सऊदी अरब का संविधान है, सऊदी अरब का ये कैसा संविधान है? ये सब कठोर संविधान है। लचीला संविधान की बात करूं तो ब्रिटेन का संविधान जैसे है, ये लचीला संविधान है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? भारत का संविधान कैसा? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों? अब प्रश्न आ गया कि 12वीं अनुसूची, पहले बात जोड़ी की अब 12वीं अनुसूची कैसी आई? तो देखिएगा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत आई। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1991-2 में के आसपास, यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसी के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय की व्यवस्था दी गई है। क्या दिया गया है? नगर निकाय की बात की गई है दोस्तों। क्या बात की गई है? नगर निकाय के विषय में बात किया गया है। किसमें? 12वीं अनुसूची में। और नगर निकाय में 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। आंसर कौन सा सही होगा? बिल्कुल छाप लो। इसके अलावा ये क्वेश्चन बिल्कुल आना सत्य 100% आएगा। बिल्कुल इसको छाप लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें 29 विषय दिया है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1991 में जो हुआ, उसमें क्या होता है? पंचायती राज की बात की जाती है। पंचायती राज की बात की जाती है। और पंचायती राज अधिनियम के तहत इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है दोस्तों। क्या ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो आप थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आपको सल्यूट करता हूं, आप भी मुझे सल्यूट करो। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये सीधा से कि एनर्जी के साथ, जोश के साथ आके लग जाओ और क्वेश्चनों का आनंद उठाओ और एग्जाम को मारो क्रैक हो जाए। मैंने कहा ना, क्वेश्चन को इतने तरीके से तोड़ा जाएगा कि कभी जुड़ने का नाम नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? इसमें आप दोस्तों कम से कम इसमें जो है 5 स्टार तो लगा ही लो। कितने स्टार दोस्तों? 5 स्टार इसमें लगा लो। बिल्कुल छाप लो ये क्वेश्चन, इसको तो आना ही आना है। एग्जाम को एकदम धुआं कर देना है। अरे कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पछताए मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया कि ये बच्चे तो एकदम खिलवाड़ समझ लिए। कहां से क्वेश्चन लाऊं कि इन बच्चों को फंसा सकूं? अरे नहीं, बच्चों ने कहा लाओ जहां से लाना हो, क्योंकि हम भी उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना तोड़ेंगे कि वो कभी जुड़ेगा नहीं दोस्तों। अब देखिएगा क्या है कि संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार कहां से आया? तो ये आया आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 से आया। अब आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कुल टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितने थे? 321 अनुच्छेद थे। तो आप बताइए, इतना बड़ा ये संविधान था, इतना बड़ा अधिनियम था, इससे 2 तिहाई व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड है। कितनी व्यवस्थाएं? 2 तिहाई व्यवस्थाएं। या तो उन्हें अक्षरशः अपना लिया गया है या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको अपना लिया गया है। कुल मिला के भारत शासन अधिनियम 1935 को अपनाया गया है। सोवियत संघ के संविधान से अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो उसमें से लिया गया है आपका, क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम कहते हैं मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और क्या लिया गया है सोवियत संघ से? सोवियत संघ से लिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था को लिया गया है,
व्यवस्था को लिया गया है, व्यवस्था को। ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है, लेकिन समाजवादी जो हम लोग समाज में कल्याण की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, डीपीएसपी के अंदर ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं सोवियत संघ के देन है। ठीक है, अगला इसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। क्या ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ठीक है, आप देखिएगा एक चीज और कभी कभी आया जाता है, क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनी प्रस्तावना की भाषा ली गई, प्रस्तावना की भाषा ली गई है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समझ में आ रही है इंफॉर्मेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से इसको आप लोग क्या करिए, थम्स अप करिए, भी उसमें कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए दोस्तों। मुझे भी लगे कि हाँ आपने क्वेश्चनों को देखा है, रीड किया है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। निश्चित रूप से मान लीजिए ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन है कि कोई भी एग्जाम में अगर आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम कम से कम 5 से 7 10 क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन समाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया? अब देखिए अभी हमने देखा समवर्ती सूची से क्या प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहां से प्राप्त हुई थी? ऑस्ट्रेलिया से। यूएसए से मैंने क्या बताया आपको? मूल अधिकार प्राप्त हुआ था। क्या मूल अधिकार आपको प्राप्त हुआ था? कहां से? यहां से। और फ्रांस से हमने गणराज्य शब्द को लिया था। कौन सा शब्द लिया था? गणराज्य शब्द हमने फ्रांस से लिया था दोस्तों। अगर ये बेहतर लगे तो आप इसको देखते रहिए और इस थम्स अप करना ना भूलें। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है? नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से, कनाडा से, जापान से, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ये व्यवस्था कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ठीक है, जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कहां से? जापान के संविधान से लिया गया है। इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है दोस्तों। ठीक है, और फ्रांस से मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया, फ्रांस से गणराज्य शब्द को लिया गया है। गणराज्य शब्द को लिया गया है। क्या आपके समझ में आ रही हैं चीजें दोस्तों? अगर समझ में आ रहे हैं तो आप इसको थम्स अप करना ना भूलें दोस्तों। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो आप लोग अगर संविधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें न्याय की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने की बात करता है, आपस में बंधुत्व या भाईचारा को बनाए रखने की बात करता है। संघीय शब्द ऐसा है जो कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं रखा गया दोस्तों। छाप लेना, इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। और आपको बता दूं, न्याय शब्द रखा गया, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में दिए गए हैं दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन थे और इतने क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए हो दोस्तों तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें और बताएं कि आपके लिए ये बेहतर क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पे होगा। निश्चित रूप से आप क्रैक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के आने तक मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए आप लोगों को सैल्यूट, नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इस चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।